नमस्कार दोस्तों। सारे देश में अभी यही चल रहा है कि पाकिस्तान पर भारत आक्रमण करेगा या किसी भी तरह की कोई सैन्य कार्यवाही करेगा, ताकि उसको जो पहलगांव में भारत के 26 नागरिकों की हत्या की गई थी, नृशंस हत्या की गई थी, उसका कुछ बदला लिया जा सके और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। अ, सारे ट्यूबर्स यूट्यूबर्स इसी पर लगे हुए हैं, विशेषकर कुछ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिनमें पूर्ण सैन्य अधिकारी हैं, वो सब भी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कैसा भारत सरकार को करना चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है कि जो भारत की दो पनडुब्बियां हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कैरी कर सकती है, उनको भी स्ट्रेटेजिकली कहीं हिंद महासागर या अरब सागर में प्लेस कर दिया गया है, ताकि पाकिस्तान पर उनसे अटैक किया जा सके। आईएनएस विराट जो फ्लैगशिप है इंडियन नेवी का, उसे भी अपनी जगह पे रख दिया हो। तो इसी तरह से कोई ये कह रहा है कि एक तरह से सी से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत को केवल जमीनी लड़ाई ही लड़नी चाहिए और वो भी धीरे धीरे करके लड़नी चाहिए। तो ये सब तो है, पर इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी वो जो मेजर गौरव आर्या है, जिनका एक खुद का अपना चैनल है, टुडे चाणक्य समथिंग, और वो अधिकतर टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी पे आते रहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपका कोई बच्चा या अ, दुश्मन आपसे लड़ पंगा लेता है, तो पहले जाके आप उसको समझाते हैं, और जब वो समझता नहीं है तो दूसरे एक्शन आपका होता है कि आप उसके एक थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान के साथ ये कर चुके हैं, हम डोजियर वगैरह दे चुके हैं। हम उसके बाद थप्पड़ यानी सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि बालाकोट या एक और अन्य यूरी अटैक के बाद हुई थी, वो भी हम कर चुके हैं, तो वो भी नहीं हुआ। तो अब तीसरा उपाय यही रहता है कि हम उसकी टांगे तोड़ दें, हाथ पांव तोड़ दें, और उसको लहू लुहान करके उसको जीने लायक ही ना छोड़ें। तो ये अब समय वो आ गया है, और वास्तव में पूरे देश की यही इच्छा है कि ऐसा किया जाए। क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, ये केवल प्रधानमंत्री और उनकी जो सलाहकार समिति है, और जो अभी फिलहाल में जो मीटिंग हुई है सुरक्षा कैबिनेट की सुरक्षा का मामलों की कमेटी है, और उसके बाद जो सैन्य प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं, वही होगा। और जब होगा तभी आपको पता चलेगा या हमें पता चलेगा, बाकी सारे अनुमान है और यूट्यूबर्स के लिए कंटेंट है। पर इसी बीच एक और हम जो चीज भूल गए थे, जो सारा देश भूल गया था, एक तो तरावुर राणा का जो डिपोर्टेशन हुआ था अमेरिका से, और उसका जो केस चल रहा था, वो तो बिल्कुल ही भूल गए। लेकिन हम वक्फ बोर्ड और मुर्शिदाबाद भी भूल गए थे। मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं पर बहुत नृशंस हत्या की गई थी, उनको पलायन करना पड़ा था वगैरह वगैरह, और इस पर हाई कोर्ट जो पश्चिम बंगाल का था, उसने एक निर्देश जारी किए थे कि सेंट्रल फोर्सेस वहां लगाई जाए। तो उसके बाद सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई और स्थिति को शायद कम कंट्रोल किया गया। पर ममता बनर्जी की तरफ से इसका रिग्रेट या ऐसा कुछ नहीं आया, उन्होंने बल्कि बीएसएफ को ही इसका दोषी ठहराया था, और उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने बांग्लादेशियों को पहले अंदर लाए और फिर उनको बाहर कर दिया। गजब का आरोप था, और ऐसा ही आरोप मैं आपको बाद में बताऊंगा कि पहलगांव के जो अटैक हुआ, टेरर का अटैक हुआ, उसके बारे में भी लगाया जा सकता है। वो किसी ने लगाया नहीं, वो मेरी केवल खुद की कपोल कल्पित कल्पना है। खैर, तो वक्फ बोर्ड पर सरकार, आपको याद होगा कि सरकार को के ने जो तुषार मेहता थे सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था सरकार को अपना हलफनामा देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो संजीव खन्ना और उनके दो साथी थे, वो तो उसी समय स्टे या नोटिफिकेशन देने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन बड़ी चतुराई के साथ तुषार खन्ना ने उन्होंने मनाया, अगले दिन सुनाई सुनाई करवाई, और फिर सरकार की तरह से आश्वासन दिया कि 2 पॉइंट हम नहीं करेंगे। एक तो सॉरी, वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन नहीं करेंगे जिसमें गैर मुस्लिमों को लिया जा सके, और दूसरा जो वक्फ बाई जो प्रॉपर्टीज है, वक्फ बाई यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टीज, उनको जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसका आज कल बहुत ही कड़ा जवाब दिया सरकार की तरफ से, और उन्होंने एक तरह से मुश्किल में ला दिया सुप्रीम कोर्ट को। और जवाब उनके जरूर जरूर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खन्ना है, वो बहुत सोच में पड़ेंगे, और उनको काफी कुछ होमवर्क करना पड़ेगा इस पर करने के लिए। हालांकि ये जवाब जो है अभी फिलहाल विरोधियों को दे दिया गया है, जो जिन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपील की थी, उनको दे दिया गया है। और उनके बाद जब वो आएगा तो 5 तारीख को सुनवाई होगी। जुडिशरी का जैसा है कि आज अब वर्तमान में काफी दिक्कत में है, क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि जो पुराने इनके पहले के जो मुख्य न्यायाधीश BYV चंद्रचूड़, उनके खिलाफ पटना हाई कोर्ट के एक जज ने
गांधी जी, एक जज ने एक पिटीशन, राष्ट्रपति को एक पिटीशन दी थी कि क्यों उन्होंने एक थिएटर से बैठकर एक बेंच का गठन किया तीस्ता सीतलवाड़ को के जमानत के मामले में। तो बात घटना यह है कि एक छुट्टी पे, उस समय छुट्टियां चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की, और जो सारे जज थे मुख्य, वो एक किसी अन्य जज के परिवार के किसी बच्ची का डांस परफॉर्मेंस किसी थिएटर में देख रहे थे। वहां पर जस्टिस चंद्रचूड़ को एक फोन आता है, ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः कपिल सिब्बल का, और उन्होंने उनको इस मामले के लिए मैं सुनवाई, तुरंत सुनवाई करने के लिए बताया गया। तो उसी समय जस्टिस चंद्रचूड़ दो जजों की बेंच बना देते हैं, और उसकी उसी हाथों हाथ सुनवाई होती है, और सुनवाई में 1:1 हो जाता है, यानी 1:1 पे बराबर होता है, तो फैसला नहीं होता है। तो तुरंत 3 जजों की बेंच गढ़ी जाती है, और फिर उसमें 2-1 से तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ के पक्ष में फैसला होता है। और उनने गुजरात हाईकोर्ट के जो जो गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उन्हें जमानत मिल जाती है। तो उन्होंने यही सवाल उठाया कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि अचानक छुट्टियों के दिन ऑफलाइन, यानी ऑफ ऑफिस बैठकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2 बार बेंच का गठन किया और फैसला दिया गया। तो इसको उन्होंने राष्ट्रपति ने ये फॉरवर्ड कर दिया होम मिनिस्ट्री को, और होम मिनिस्टर ने इसकी जांच के लिए एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसकी वर्तमान स्थिति क्या है मुझे नहीं मालूम है। इसके अलावा अभी गवई जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जस्टिस गवई, उन्होंने भी जो मुर्शिदाबाद के बारे में केस आया था, उसमें भी बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया था कि हम पे तो बहुत आक्रमण किया जा रहा है कि हम न्यायपालिका को आदेश दे रहे हैं। तो वो सब देखे तो काफी अभी मुश्किलों में है, दबाव में रहेगा सुप्रीम कोर्ट। और एक और नेवल चीफ, शायद सेना का चीफ, मेगा नेवल, पुराने भूतपूर्व नेवल चीफ है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का आह्वान किया था कि आइए आप पहलगाम पहलगाम में अपनी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कीजिए, वहां पर जाके कोर्ट लगाइए। तो इस तरह से इन इन परिस्थितियों में जो सरकार ने जवाब दिया है, सरकार ने 2 पॉइंट पे बहुत स्पष्ट जवाब, कड़ा जवाब दिया है उसमें। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड है, ये एक ट्रस्ट है, ये कोई धार्मिक बॉडी नहीं है, एक ट्रस्ट है जो कि ट्रस्ट एक्ट में आता है, और इसका रजिस्ट्रेशन टैक्स ट्रस्ट के आधार पर ही होता है। और अगर कोई ट्रस्ट है तो उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं होता है। वो ट्रस्ट का केवल काम वो सर्वे करना, नोटिफिकेशन करना, रजिस्ट्रेशन करना, और एनक्रोचमेंट हटाना, और ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज को मैनेज करना होता है। उसका रिलीजियस कोई भी नहीं होता। और अगर ट्रस्ट से कोई मस्जिद वगैरह भी जुड़ी हुई है तो उसकी जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। रिलीजियस एक्टिविटी मस्जिद कमेटी वगैरह करती है। तो उन्होंने कह दिया कि किसी भी तरह से न तो ये रिलीजियस मामला है, और न ही इसमें ये सेक्युलर मामला है एक तरह से पूरा पूरा। उन्होंने जब उन्होंने कहा कि इसको जो वक्फ बिल के खिलाफ जो पिटिशन दिए थे, उन्होंने इसको हिंदू टेम्पल एंडोमेंट बिल से कंपेयर किया था। तो उन्होंने कहा था कि एंडोमेंट बिल में जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनकी सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है या फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है, वो सब एक बोर्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और वो बोर्ड सरकार नियुक्त करती है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू होगा मुस्लिम होगा, उसमें कोई भी हो सकता है। ऐसा त्रिपति बोर्ड के मामले में हुआ भी था। खैर, तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि ये रिलीजियस मामला नहीं है, और हिंदू में जो भी धार्मिक एक्टिविटीज होती है हिंदी मंदिरों में, वो हिंदू प्रथाओं के अनुसार होती है, और जो हिंदू पंडित पुजारी आदि आए वही लोग करते हैं। तो ऐसा मस्जिद से मस्जिद को कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड को मंदिर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बहुत सरकार ने स्पष्ट बता दिया कि ये वो नहीं है। अब दूसरा जो पाता वक्फ बाय यूजर में भी सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर उसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इसमें सरकार का ये दावा है कि जब से ये 1913 में, जब सॉरी 2013 में जब जाते जाते मनमोहन सोनिया सरकार ने अमेंडमेंट लाया था, तो उसके बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पढ़कर, जब क्योंकि वक्फ बाय यूजर का इस्तेमाल कर कर 18 लाख एकड़ से लेके 39 लाख एकड़ पे कब्जा हो गया था उनका। और इसमें अधिकतर जो है वो गैर मुस्लिमों के यानी हिंदुओं की मुस्लिम पे जमीनों पे कब्जा कराया गया था। तो फिर ये इसलिए इसका मिसयूज हुआ है। और उसमें सरकार ने ये भी कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, पहली बार 1913 में आया था, मोहम्मद अली जिन्ना लाए थे, उसके बाद
1995 तक भांति भांति के उसके अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो अगर आप 100 साल में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो फिर तो आपको उसको झेलना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाना न तो अनिवार्य था, अगर नहीं करवाया तो ये आपकी गलती है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो उन्होंने अख्तियार की है, अपने हासिल कर लिया, उन सबको अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर उन पर मुकदमा होगा। और अगर सरकारी जमीन उन्होंने कोई ऐंठ ली है, पर कब्जा कर लिया है, और अगर उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है तो भी वो कानूनी दाव पे कानूनी दायरे में आएगी, और उसके केस में सरकार जा सकती है कोर्ट में और उसको वापस ले सकती है। योगी आदित्यनाथ ने कई केसेस में ऐसा ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जहां पर रजिस्ट्रेशन वक्त वो प्रॉपर्टी का नहीं हुआ था। तो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक और जो यूट्यूबर है उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे पूरे मुस्लिम है, वहां पे 2013 के बाद एक भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं बढ़ी, जबकि झारखंड में एक भी प्रॉपर्टी नहीं थी, वो 600 के ऊपर चली गई। तो इस तरह से किस हद तक मिसयूज हुआ है, पूरा का पूरा गांव तमिलनाडु में एक वक्फ बोर्ड ने कर दिया। अब वो वक्फ बोर्ड वाले कुतुब मीनार, ताजमहल पे भी अपना अधिकार जता रहे हैं, यहाँ तक कि जो मुकेश अंबानी की अटलांटिया बिल्डिंग है उस पर भी अपना अधिकार जमा रहे हैं, और ईडन गार्डन पे भी अख्तियार जमा रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि मतलब जब उसने हाथ रख दिया किसी मुसलमान का, किसी राजा वाजा का कभी किसी जमाने में, तो फिर उसको भी वक्त बना लिया जाएगा। तो ये सब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, बहुत क्लैरिफिकेशन दे दिया। और सरकार ने इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात ये कही कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो विधायिका का है, और उन्होंने पूरा ध्यान में रख के, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को रख के और अपने अधिकार क्षेत्रों को देखते हुए ये कानून बनाया है। तो इस कानून को किसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको केवल विवेचना कर सकता है, उसको किसी भी ऐसे पार्शियली रोक नहीं सकता है, और उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता है। तो बहुत स्पष्ट रूप से सरकार ने बहुत कड़ा जवाब दिया है, और शायद लगता है इस में भी मोदी जी आर पार की लड़ाई के मूड में है। और अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 5 तारीख को जो मीटिंग होती है उसमें क्या होता है। अब मैं आपको जो वो बात बता रहा था वो बताता हूँ कि जिस तरह से मुर्शिदाबाद के दंगों में ममता बनर्जी ने ये कहा है कि बीएसएफ के लोग बांग्लादेशियों को लाए, वहां पे दंगा करवाया, फिर उनको वापस सहूलियत दी वापस जाने की बांग्लादेश में। तो इसमें मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड के एक्ट में और मुर्शिदाबाद के जिस समय जिस तरह से विपक्षी दल और फंसा हुआ है, और तो उसमें ये आरोप लगाया जा सकता है कि इन सब से ध्यान हटाने के लिए विपक्षियों ने मिलजुल कर एक योजना बनाई और पहलगाम में भारतीयों की हत्या करवाई। तो विपक्षियों का हाथ हो सकता है, उन्होंने सबने पूरा फैसिलिटेट किया होगा इनको। ऐसा मेरा मेरा मैं एक अपना कपोल कल्पित कल्पना बता रहा हूँ, ये किसी ने आरोप नहीं लगाया और मेरा मानना भी नहीं है कि ऐसा होगा। तो इस तरह के आरोप जैसे राजनीति में लगाए जा सकते हैं, जिस तरह की पुलवामा में हुआ था कि 40 भारतीय सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, तो उसमें कहा गया था कि ये मोदी जी ने मरवा दिए गए हैं। तो फिर ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि इन सब बातों, वक्त पे जो पिटाई हो रही है अपोजिशन की, और कुछ एक्सटेंट तक सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी पिटाई हो रही है, तो मुर्शिदाबाद पे उनकी थू थू हो रही है, तो इन सबको दबाने के लिए विपक्षी दलों ने टेररिस्ट से मिलके ये 26 भारतीयों की निर्दोष भारतीयों की जान ली, इस तरह का आरोप लगा दे कोई, तो उसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज में आरोप प्रत्यारोप इसी तरह लगाए जाते हैं। तो बस इतना ही मैं आज के इसमें कहूंगा कि इंटरेस्टिंग होगा 5 को क्या देखना। आशा है आपको अच्छा लगा, तो इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे विश्वास है आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।